हेलो स्टूडेंट्स, आपने देखा क्वांटम ने हमें एटम को समझने में कैसे हेल्प की। उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बताया कि कुछ भी फिक्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यही घूम रहा है, राइट? आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। यू कांट से इवन इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि वो पार्टिकल है, ना ही आप ये कह सकते हैं कि वो वेव है। ओके, हेजनबर्ग जिन्होंने क्वांटम के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां मिल सकता है ये आप श्योरली नहीं कह सकते, राइट? उनके इस बात पे आगे बढ़ते हुए हमने ऑर्बिटल का कंसेप्ट इजाद किया, या मैं कह सकता हूं क्वांटम ने हमें ऑर्बिटल से इंट्रोड्यूस करवाया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे ऑर्बिटल और नोड क्या होते हैं, राइट? इनको समझने से हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे इनको समझते हुए। ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटम, ऑर्बिटल इज अ प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल इज ए प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी, सब कुछ प्रोबेबिलिटी तो था यहां, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, राइट, मैक्सिमम हो, उस जगह को हम ऑर्बिटल कहेंगे, राइट? जैसे हमने कहा कि px ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है, तो वो शेप एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, राइट? जब हमने p को देखा तो हमने डंबल जैसा शेप पाया। s की शेप स्फेरिकल होती है, राइट? डी की शेप डबल डंबल होती है। तो जो ये डंबल, स्फेरिकल, ये शेप्स जो आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, राइट? मोर इंटरेस्टिंगली, ये फिक्स नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यही मिलेगा। इलेक्ट्रॉन उस शेप से बाहर भी मिल सकता है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का घर होते हैं, राइट? तो उस घर से बाहर भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, राइट? कुछ जगह ऐसी होती है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, राइट? और वो जगह नोड कहलाती है। तो ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, राइट, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। ओके, नोड क्या होता है? वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, वेयर द प्रोबेबिलिटी of finding the electron is 0। जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की कोई संभावना ना हो, उस जगह को हम नोड कहते हैं। ओके, तो देखिए नोड कहां होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझना है। ऑर्बिटल के बारे में आपने समझा है, ऑर्बिटल्स की शेप देखी है, राइट? बट वो शेप जो आपने देखी है एसपीडी की, उनके अलावा भी एस की शेप होती है। मतलब स्फेरिकल होता है, बट स्फेरिकल एक और तरह का स्फेरिकल आप देखोगे, डंबल बट एक और तरह का डंबल, ये भी अभी आपको देखना है। ओके बच्चों, तो देखिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, 1s 2s 3s, एस की शेप स्फेरिकल होती है, फिर चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो या 3s हो, बट इनमें एक हल्का सा फर्क होता है। वो फर्क क्या है ये देखिए। जैसे 1s की अगर मैं बात करूं तो 1s की शेप ऐसी होती है। जनरली हम इलेक्ट्रॉन को डॉटेड से दिखाते हैं, डॉट्स से दिखाते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन को देखो, एक डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि सारी डॉट्स का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही है। मतलब ये जो डॉट्स अगर कहीं ज्यादा है, मतलब अगर डॉट्स यहां मैं ज्यादा दिखा दूं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा है, राइट? यहां डॉट्स की डेंसिटी, डॉट्स का अमाउंट अगर कम है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां कम है। यहां डॉट्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा है। मतलब हम इंसान किसी पेज पे जब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी दर्शाते हैं तो ऐसे डॉट से दिखा देते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखती है, ज्यादा होती है, हम वहां ज्यादा डॉट्स बना देते हैं, राइट? ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। इवन क्वांटम का एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है,
जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो यहां तक कहता है कि एक ही चीज एक ही टाइम में एक से ज्यादा जगह मिल सकती है। मतलब अगर आप किसी भगवान या किसी खुदा को मानते हैं और आपने वो कहानियां सुनी हैं कि वो एक से ज्यादा जगह या हर जगह वो है, तो क्वांटम इस प्रिंसिपल से इनकार नहीं करता, इस बात से इनकार नहीं करता। उसका एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। अब हमसे बहुत बियॉन्ड है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे यहां, बट उसका एक ऐसा सिद्धांत है। ओके, तो वो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में इतनी जगह मिल सकता है। ओके, दूसरी बात, जहां डॉट्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी वहां ज्यादा है। जनरली न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना कम होती जाती है, तो हम वहां कम डॉट्स दिखाते हैं। ये 1s की शेप है। बेशक ये आपको सर्कुलर दिख रही हो, बट ये स्फेरिकल है, राइट। ये आपको थाली जैसी दिख रही हो, बट ये फुटबॉल जैसी है। इसे नहीं भूलना है, ये आपको बेशक प्लेट जैसी दिख रही है, बट ये फुटबॉल जैसी शेप है। हम बोर्ड पे वो 3 डायमेंशन नहीं बना सकते, तो ऐसे ही है, बट याद रखना है स्फेरिकल है। अब 2s की बात करते हैं। 2s की शेप भी स्फेरिकल होती है। फिर 1s और 2s में फर्क क्या है? फर्क देखिए बच्चों क्या है। ये डॉट्स, यहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और फिर यहां डॉट्स देखिए, ये 2s की शेप है। ओके, देखिए इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां बहुत ज्यादा है, राइट। ज्यादा है, कम से कम मैं ये कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मतलब हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया न्यूक्लियस, राइट। बीच में न्यूक्लियस नहीं है, कहीं आप बीच में न्यूक्लियस मानो, बट न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह थी जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो उस जगह को हमने डॉट 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 ऐसे दिखा दिया, भाई ये न्यूक्लियस है, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते गए, आई रिपीट, मैं न्यूक्लियस यहां नहीं है, न्यूक्लियस ये था, यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये जो डॉट डॉट हमने दिखा रखे हैं वो यहां दिखा रखे हैं, राइट। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते गए, एक जगह ऐसी आई जहां हमने एक भी डॉट नहीं दिखाया, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, राइट। और इसको हम नोड कहेंगे, NODE, नोड। ओके, फिर हम दूर जाते गए, फिर एक बार हमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन के मिलने का आभास हुआ, हमें ऐसा लगा यस यहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, वहां हमने डॉट्स दोबारा से दिखाए। ओके, तो फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन यहां पाया जा सकता था। ओके, बट ये जो बीच आप देख रहे हो ये नोड है, तो 2s में एक नोड दिख रहा है आपको, 1s में आपको कोई नोड नहीं दिख रहा था। अगर मैं 3s की बात करूं, ये स्फेरिकल है, स्फीयर, फिर एक खाली जगह, फिर दोबारा से उसके ऊपर एक और स्फीयर जहां इलेक्ट्रॉन दोबारा से मिल सकता था। 3s की बात करते हैं। 3s में यहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, यानी मिल सकता है यहां इलेक्ट्रॉन, फिर एक स्पेस ऐसा आया जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये वाला स्पेस, ये नोड है। ओके, फिर एक स्पेस ऐसा आया जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी दोबारा से 0 हो गई, फिर एक ऐसा स्पेस आया जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता था। तो अगर आप देखें यहां 2 नोड आपको दिखाई देंगे। ओके, 1s में कोई नोड नहीं है, 2s में एक नोड है, 3s में कितने नोड होंगे? 3s में 2 नोड होंगे, 4s में कितने नोड होंगे? 3, 5s में कितने नोड होंगे? 4। ओके, तो नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला है n-l-1। नंबर ऑफ नोड भी 2 तरह के होते हैं। ये जो फॉर्मूला हम दिखा रहे हैं वो रेडियल नोड है, रेडियल। एक होता है एंगुलर नोड, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रेडियल नोड का ये फॉर्मूला है, रेडियल नोड। अब जरा देखो, जैसे 1s है, 1s n-l-1, n जो ये आगे है ये n है, राइट। 1 माइनस l, s के लिए l कितना होता है?
एस के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, -1, 1 - 1 0, यानी 1s में 0 नोड होगा, 0 रेडियल नोड होगा। एक दूसरा नोड होगा एंगुलर नोड, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला है रेडियल नोड के लिए। ओके, चलिए अब एक बार दोबारा से इस पे लागू करते हैं फॉर्मूला। 2 - l - 1, 2 - l, s के लिए l 0, -1 1। ओके राइट। चलो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मुझे ये बताओ 2p में कितने नोड होंगे? 2p में तो फॉर्मूले में रखिए n की जगह 2, l कितना? p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1 - 1, 2 - 1 - 1 0, यानी 2p में 0 रेडियल नोड है। ओके, एक बार बनाते हैं 2p, 3p और 4p का स्ट्रक्चर, 4p की शेप। देखिए 2p एंड 3p, 2p की शेप क्या होगी? जैसे 2p x की मान लेते हैं, राइट। 2p, p में भी तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, बट 2px को ही हम देख लेते हैं, y में भी ऐसा ही बनेगा। ये मेरा x एक्सिस है, तो ये शेप होगी 2px की, राइट। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां मैक्सिमम है। ओके, कोई नोड नहीं है, राइट। रेडियल नोड की मैं बात कर रहा हूं, दूसरे तरह का नोड हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं 3p की, 3px की। ये x एक्सिस है, तो ये हो गया मेरे पास 3p, सॉरी ये x एक्सिस है, 3px हमने ऊपर लिख ही रखा है। ओके, ये x एक्सिस है, राइट। तो ये 3px की शेप होगी। ये सही नहीं है, इसमें एक छोटे से बदलाव की जरूरत है, वो ये है बच्चों, आगे जाकर ये कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब आपको शायद नोड दिख रहा है, अगर नोड नहीं दिख रहा तो दोबारा से देखिए, जहां डॉट है वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक जगह ऐसी आती है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना या प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, फिर दोबारा से हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। 3p में ऐसा होता है। क्वांटम ने ये बात मैथमेटिकली प्रूव की। कोई ये ना पूछे कि ये कहां से आया, क्वांटम ने ये बात मैथमेटिकली प्रूव की, फिर बड़े बड़े टेलीस्कोप से हमने ये ऑब्जर्व भी किया, राइट। तो मतलब क्वांटम थ्योरेटिकल बात कहती थी, और प्रैक्टिकली जब हम उसको लागू करते थे तो उसका जवाब या उसकी बात हमें एग्जैक्टली सही लगती थी, राइट। जो वो कह रहा था कौन? क्वांटम, वैसा हो रहा था। क्वांटम कैसे कहता था सारी बातें? वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, पूरा मैथमेटिक्स है उसमें। ओके, जो आप हायर क्लासेस में जाकर डिस्कस करेंगे, आप पढ़ेंगे उसे। ओके, आप क्वांटम पे रिसर्च कर सकते हैं। फिलहाल तो यहां देखिए, तो ये आपके पास है, तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये क्या है? इसे मैं नोड कहूंगा, नोड। ओके, अच्छा, इसे रेडियल नोड क्यों कह रहे हैं? क्यों? ये रेडियस पर ही तो है, ऐसा ही तो होता है रेडियस। जैसे ये यहां है, यहां फिर एक जगह आई जहां पे रेडियस के इर्द गिर्द हमें फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन मिला। अच्छा, इसके बाहर क्या नोड है? नो, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, बट इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओके राइट। अगर 3p की बात करें तो n - l - 1, ये फॉर्मूला लगाते हैं नोड के लिए। n कितना है? 3, p के लिए l की वैल्यू 1 - 1, राइट। एंड डोंट से कि सर ये दो नोड है, ये दो नोड नहीं है, राइट। ये बिल्कुल वैसे है जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है, तो ये रेडियस हो गई, फिर एक खाली जगह मिल गई। ओके, फिर आगे मुझे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है यहां, तो रेडियस पर ही है ना ये। ओके, रेडियस पे, सरकमफ्रेंस पर ही हमें नोड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इन्हें हम रेडियल नोड कहते हैं। ओके, तो ये है मेरे पास n - l - 1, ये 3p की शेप है। आई होप आप 4p की शेप बना सकते हैं, उसमें यहां दिखाओगे, फिर एक खाली जगह दिखाओगे, फिर दोबारा से ऐसे नोड आप शो कर सकते हैं, राइट। 4p में 2 नोड होंगे, ठीक है। तो ये थी बात नोड की एंड ऑर्बिटल की। अब हम बात करते हैं ग्राफ्स की, मतलब ये आपके पास स्ट्रक्चर है, शेप है ऑर्बिटल्स की। इन ऑर्बिटल्स की शेप को आप ग्राफ के थ्रू कैसे समझाओगे, राइट, उस पर बात करते हैं बच्चों। ग्राफ
बनाएंगे अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन का, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी होती जाएगी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेव फंक्शन साई। ये क्या होता है इसे समझना आप। देखिए बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे या मुझसे कोई पूछे कि साई क्या होता है तो मैं कहूंगा वो वेव फंक्शन है। अच्छा, वेव फंक्शन क्या होता है? वो एक इक्वेशन है किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक वेव फंक्शन है। ओके, ये बात आपके लिए समझनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछे कि वेव फंक्शन क्या होता है तो आपने ये कह दिया कि वेव फंक्शन एक इलेक्ट्रॉन के बारे में एक इक्वेशन है बस। जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर आपने देखी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मे बी आपने फिजिक्स में ये इक्वेशन पढ़ी हो मैथमेटिकल टूल्स में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, राइट। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में लाइन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये ऐसी लाइन है और इस लाइन के लिए ये इक्वेशन है। मैथमेटिक्स में हम ऐसा कहते हैं, ये एक लाइन है और लाइन के लिए ये इक्वेशन है। इस लाइन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन में है, राइट। ये y एक्सिस से कितना दूर है, x एक्सिस से कितना पास है, ये सारी बातें यहां हमें पता होती है। m जो यहां होता है वो स्लोप होता है, जो ये बताता है कि ये लाइन, या मैं ये कह सकता हूं कि ये y है, ये y कितना चेंज होगा जैसे जैसे x बदलेगा। मे बी ये सारी बातें आपको कंफ्यूज कर रही हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हो आपके अंदर, बट साई कुछ ऐसा ही है। साई एक इक्वेशन है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है। ओके, बट उस इंफॉर्मेशन के लिए आपको उसे ऑपरेट करना होता है, या आसान शब्दों में मैं कहूं तो उस इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन यानी एक इक्वेशन बता दी, आप उस इक्वेशन को सोल्व करके उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। उस इक्वेशन को सोल्व करके इलेक्ट्रॉन के मिलने की पर्टिकुलर जगह प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि यहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये आप उस वेव फंक्शन से, उस इक्वेशन से निकाल सकते हो, राइट। ओके, बट साई का अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब अगर सिर्फ इक्वेशन आपके पास है और कोई दूसरी चीज नहीं है, जैसे एनर्जी के लिए हमें उसके साथ किसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर वो चीज नहीं है आपके पास तो आप उस इक्वेशन से एनर्जी नहीं निकाल सकते। जैसे मैं अभी और आपको कंफ्यूज करूंगा, जैसे ये साई है, साई को जब हम H, इसे कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, राइट। जब साई को, साई क्या है? वेव फंक्शन, वेव फंक्शन मतलब वो इक्वेशन है, राइट। इसके साथ हैमिल्टोनियन को मल्टीप्लाई किया जाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को। वैसे ऑपरेटर है, हम मुझे ये कहना चाहिए कि इसको ऑपरेट किया जाता है, बट इससे आप और कंफ्यूज हो जाओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं उस इक्वेशन को H से मल्टीप्लाई करता हूं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी, राइट। ऐसा कुछ मिलेगा, राइट। साई वैसा ही रहेगा और एक नई वैल्यू मिलेगी, राइट। वो वैल्यू मुझे एनर्जी के बारे में बताएगी, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ये जो साई आपने मुझे दिया, साई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन मतलब एक इक्वेशन है, दैट्स इट, राइट। एन इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, नथिंग एल्स। ओके, जो साई आपने मुझे दिया, अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी पता लग जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साई? ये कहना, ये समझाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। मतलब साई एक इक्वेशन है, ये बात बहुत बार तो हजम ही नहीं होती। ओके, वैसे अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो साई के बारे में ये लिखा है वहां कि साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, और ये बात सच भी है। साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब साई को देखकर उससे किसी भी बात का पता नहीं लगाया जा सकता। साई को देखकर आप उसकी एनर्जी नहीं निकाल सकते जब तक उसे H से, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, राइट। तो अगर आपसे, या
आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई, तो आपका एक लाइन में आंसर होगा साई हैज नो सिग्निफिकेंस, साई हैज नो सिग्निफिकेंस, साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। आई एम सॉरी, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब कि उसे देखकर मैं, या उसे देखकर किसी और चीज के बारे में, इलेक्ट्रॉन की किसी और चीज के बारे में हम कुछ नहीं पता कर सकते। हाँ, उसका स्क्वायर कर दें तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता लग जाएगी। जैसे यहां ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, राइट, यहां पे किसी ने मुझे साई बता दिया, साई बता दिया भाई यहां इलेक्ट्रॉन जब था तो उसका वेव फंक्शन इतना था, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पता लग जाएगी। ओके, बस इतना समझें, सारी बात का निचोड़ ये है कि आपको अगर कोई ये कहे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई, तो आप लिखोगे साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, राइट, बट साई स्क्वायर गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस बट साई स्क्वायर गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब एक पर्टिकुलर जगह साई अगर आपको पता है तो उसका स्क्वायर कर दो, उस जगह आपको यह पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना वहां कितनी है। ओके, साई हैज नो सिग्निफिकेंस बट साई स्क्वायर गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप थोड़ा कंफ्यूज हुए होगे आप, थोड़ा है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आपको समझ में आया होगा, बट मैं ये आशा जरूर कर सकता हूं कि आप कंफ्यूज थोड़े कम हुए होंगे। ओके, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, साई क्या है, एक इक्वेशन है और वो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल चेंज होती रहती है। 2s का जो 2s में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका वेव फंक्शन अलग होगा 1s से, राइट, और 2s में भी अगर वो अलग जगह है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, सॉरी, एक बार इलेक्ट्रॉन यहां है, दूसरी बार यहां है, तब भी उसका साई अलग अलग होगा विद इन द 2s, राइट। तो हर जगह इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन अलग है, उस इक्वेशन को हम वेव फंक्शन कहते हैं, राइट। वेव फंक्शन हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस बट साई स्क्वायर गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है बट साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलिए बच्चों, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं अब। रेडियल वेव फंक्शन जो हमने अभी साई देखा, एक्चुअली साई के 3 पार्ट होते हैं उस इक्वेशन में, उस इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन में हम 3 अलग अलग हिस्से देखते हैं। एक आर होता है, एक थीटा होता है और एक फाई होता है। ओके, जो ये आर है, ये आर के चेंज होने से चेंज होता है, आर के चेंज होने से चेंज होता है। व्हाट आई मीन कि जैसे ये आर और ये स्मॉल आर, तो ये जो साई है ये बदलेगा जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, राइट, और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का साई, इस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन बदलेगा जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे। यहां इलेक्ट्रॉन है तो इसका आर कुछ और है, यहां पहुंच गया तो इसका आर कुछ और हो गया, और दूर गया तो आर कुछ और हो गया, राइट। तो ये जो मेरा वेव फंक्शन है वो 3 अलग अलग फंक्शन से मिलकर बना है। एक फंक्शन ऐसा है जो आर के बदलने से, डिस्टेंस न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे साई की वैल्यू चेंज होगी, राइट, उसे हम रेडियल वेव फंक्शन कहते हैं। ये दोनों एंगुलर वेव फंक्शन होते हैं, थीटा एंड फाई, राइट, थीटा एंड फाई एंगुलर वेव फंक्शन है, आर रेडियल वेव फंक्शन है, कैपिटल आर, और कैपिटल आर बदलता है स्मॉल आर के बदलने से। कैपिटल आर है वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, स्मॉल आर है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। एज द इलेक्ट्रॉन गोज far from nucleus, its radial wave function changes. Let's see how. जैसे अगर मैं बात करूं 1s की, तो 1s के केस में ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। 1s के केस में सिर्फ मैं 1s की बात कर रहा हूं, सिर्फ 1s की। ये यहां पे मेरे पास r है और ये मेरे पास स्मॉल r है, राइट। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते होते गए, r बदलता गया, वो कुछ ऐसे बदलता है। मैं यहां से स्टार्ट नहीं कर सकता, यहां से स्टार्ट करूंगा तो इसका मतलब यह है कि R 0 है, 0 मतलब न्यूक्लियस के अंदर है हम, पर न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो उसका वहां तो वेव फंक्शन हम कैसे निकालें, राइट। तो मैं थोड़ा सा इस लाइन से, y एक्सिस से दूर से
ग्राफ स्टार्ट करूंगा, राइट, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा। जैसे जैसे r बदलता है इस r की वैल्यू चेंज होती जाती है, राइट, और एक पॉइंट पर जाकर ये फिक्स हो जाता है। ओके, अगर मैं 2s की बात करूं, 2s की ये पहले बच्चों इसे बनाइए, ये r रेडियल वेव फंक्शन, ये r है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। याद रखो इसे टच नहीं करना है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 2s की शेप ऐसी होती है, राइट, 2s में एक नोड होता है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो देखिए, जैसे जैसे हम यहां पे r की वैल्यू इतनी है, ये कहां है, हम न्यूक्लियस के पास नहीं है, ये बात ध्यान रखना, यहां न्यूक्लियस नहीं है, राइट, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द की हम बात कर रहे हैं, राइट, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। खैर, वहां पे r की जो वैल्यू थी वो ये थी। r क्या है, रेडियल वेव फंक्शन, राइट, ये कौन सा हिस्सा है वेव फंक्शन का, साई का ये वो हिस्सा है जो r के बदलने के साथ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस चेंजेस, as r changes, small r changes, distance from the nucleus changes, this wave function also changes, right? So capital R only depends on small r, right? capital R कोई रेडियस नहीं है, capital R हमने इसलिए दिखा दिया क्योंकि small r पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो देखिए जैसे जैसे हम जाते जाएंगे r की वैल्यू घटती जाएगी। यहां देखिए स्मॉल r है, यहां पे जाकर बच्चों यहां नोड आ गया, यहां नोड आ गया। अच्छा, नोड आने के बाद हम नेगेटिव में चले गए, ये नोड है, नोड, राइट। यहां पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, मतलब धीरे धीरे r बढ़ता जाएगा, राइट, और फिर ये ऐसा हो जाएगा। सॉरी, ये यहां नहीं आएंगे, हम इसके नीचे ही रहेंगे, नीचे, दिख रहा है, या इसके नीचे ही रहेंगे, क्योंकि अगर मैं इस पे टच कर गया तो r जीरो हो गया, दोबारा से r जीरो होने का मतलब दोबारा से नोड आ गया, जो कि यहां है ही नहीं, यहां तो सिर्फ एक नोड है, राइट। तो ये वैल्यू नोड को दिखाती है। फिर हम नीचे गए एंड देन वी जस्ट प्रोबेबिलिटी घटती गई, अब दूर जाएंगे तो घटती जाएगी, फिर r की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज हुई। r की चेंज होने का मतलब प्रोबेबिलिटी का चेंज होना नहीं है। जैसा हमने बताया कि हो सकता है मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले हो जिससे आपको ये संदेह हो गया हो कि r बदलेगा, r बढ़ेगा, जैसे r यहां ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। ओके, मे भी आपको ऐसा लगे, बट ऐसा है नहीं, राइट। r कोई कुछ अलग ही क्वांटिटी है, r इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। जैसे हमने यहां देखा नोड के बाद r घटा, राइट, फिर दोबारा से बढ़ने लगा और फिर दोबारा से बढ़कर वो कांस्टेंट हो गया, राइट। तो r बढ़ता जाएगा। अब r बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, ओके, और एक पॉइंट पर जाकर r इसके इस लाइन के साथ साथ चलने लगेगा। ओके, ये बात ये भी दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, बहुत कम हो सकती है। नोड के अलावा हर जगह इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ओके बच्चों, नोड के अलावा हर जगह इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ओके, यानी यूएस में एक एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन इंडिया में भी मिल सकता है। क्वांटम ये कहता है, बेतुकी बातें हैं, बट क्वांटम ने अपनी एक जगह बनाई है साइंस की दुनिया में इन्हीं बेतुकी बातों से। ओके, तो ये है मेरे किसका 2s का ग्राफ r और स्मॉल r के बीच। एक छोटा सा बदलाव हम देखते हैं 2p के ग्राफ में। अभी हमने s का ग्राफ देखा था, अब 2p के ग्राफ में एक छोटा सा चेंज देखते हैं। वो चेंज ये है कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चाहे 2s चाहे किसी का ग्राफ हो, यहां से स्टार्ट होने में कोई हर्ज नहीं है, यहां से स्टार्ट हो जाए या यहां से स्टार्ट हो जाए। आप कहोगे क्यों? क्योंकि r का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस जीरो है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर है वो, राइट। और अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है तो उसका वेव फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, r तो हो ही नहीं सकता, राइट। मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उसका वहां कोई इक्वेशन ड्रॉ करना हमारे बस की बात नहीं है। ओके, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट हो जाए हमें कोई हर्ज नहीं है, यहां से स्टार्ट हो जाए, खैर यहां से स्टार्ट हो जाए तो हमें हर्ज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि r अगर जीरो है तो r स्मॉल r अगर जीरो है तो r इतना नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। ओके, यहां से स्टार्ट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, r जीरो, ये r जीरो, क्योंकि डिस्टेंस अब जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन का कोई वेव फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जीरो, इट मींस इलेक्ट्रॉन इज इन द न्यूक्लियस,
राइट। तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। अच्छा, 2p के ग्राफ में हम ये बदलाव देखते हैं, ये ग्राफ ऐसा होता है, 2p में कोई नोड नहीं है, ये कभी यहां पे टच नहीं होगा, राइट, इसे आप नोड नहीं कह सकते। ओके, 2p क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो वो नोड है, न्यूक्लियस के अंदर तो जीरो ही होती है, राइट, उसे हम नोड नहीं कहेंगे। ओके, यहां पे इससे बाहर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की या आर वेव फंक्शन जीरो नहीं हुआ। ओके, तो 2p वैसे भी आप देख सकते हो 2 माइनस एल माइनस 1 जीरो, तो यहां जीरो नोड है, ये नोड का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। ओके, ये हमने पहले देखा भी। तो ये 2p का ग्राफ है। आपने देखा s का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, राइट, 2p का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, आगे बढ़ता है एंड देन ओके, तो थोड़ा सा बदलाव है। और इस अगर आप मुझसे कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन ये बता सकती है। तो पहले आपको वो इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो इसका कोई जवाब नहीं है सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपसे। ओके, चलिए देखिए बच्चों, ये रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ है जो 2s के लिए हमने बनाया था। अब हम पढ़ेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का इस डिस्टेंस पे r इतना था, जब डिस्टेंस इतना था, r स्मॉल r फोर मींस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस इतना था तो उसका वेव फंक्शन ये था। अब इस वेव फंक्शन को, रेडियल वेव फंक्शन को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे उस रेडियस पे, उस जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसे मैं कहूंगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब किसी रेडियस पर, रेडियस मतलब ये, किसी रेडियस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, राइट, कितने परसेंट है वो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। अगर मैं इस आर का स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा। तो जो 2s का ग्राफ मेरा ऐसा आया था, राइट, जिसमें मैं नेगेटिव में भी चला गया था, आर स्क्वायर जब मैं करूंगा तो ग्राफ ऐसा ही मिलेगा, बट मैं नेगेटिव में नहीं जाऊंगा, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव क्वांटिटी हो या नेगेटिव। जैसे -5 का स्क्वायर का मतलब है -5 इंटू -5, -5 प्लस 25, राइट। तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ओके, तो अगर मैं खाली 5 लेता तो प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करने पर मुझे प्लस ही मिलता, तो स्क्वायर हमेशा हमें पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो जब मैं आर स्क्वायर को क्या कहूंगा अब मैं, रेडियल वेव फंक्शन नहीं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, आर मतलब जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो इस ग्राफ से पता लगेगी। ओके, जरा देखिए बच्चों, ये यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां मैं यहां पहुंच गया, यहां पे ये r जीरो है। अब आर स्क्वायर जब मैं करूंगा तो जीरो का स्क्वायर मुझे जीरो ही मिलेगा, मैं यहां पहुंच गया। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा ये r नेगेटिव हो गया, बट नेगेटिव का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो तो नेगेटिव नहीं रहेगा ना, तो मुझे ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, राइट। फिर ये बढ़ने लगा, तो राइट, फिर ये यहां से नीचे जाने पर फिर ये ऊपर आने लगा, राइट, ऊपर आने लगा, मतलब ये वैल्यू r के जीरो को अप्रोच करने लगी। यहां पे भी ऐसा ही होगा, ये वैल्यू r के जीरो को अप्रोच करने लगेगी, मतलब इस लाइन की तरफ बढ़ने लगेगी, ये भी इस लाइन की तरफ आगे बढ़ने लगेगा, फिर हम आगे ऐसे छोड़ देंगे। ये जो पॉइंट है ये नोड बताता है, नोड, राइट, ये नोड है। जो यहां ये था इसको मैं नोड नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि नोड वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो। यहां पे मुझे जो r है, r प्रोबेबिलिटी नहीं होता, r स्क्वायर प्रोबेबिलिटी होता है। तो यहां इस डिस्टेंस पे मेरा r स्क्वायर जीरो हुआ। नाउ आई कैन से दिस इज नोड, राइट, क्लियरली मैं कह सकता हूं ये नोड है। ओके, तो ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये 2s की रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो जो नेक्स्ट है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये लास्ट है, शायद मैंने ज्यादा आपको परेशान कर दिया, बट ये लास्ट है बच्चों, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये क्या होता है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि अब तक जो हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ी वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है। आई रिपीट, ये न्यूक्लियस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, ये हमें बी पॉइंट से पता लगेगा,
right? But as we all know, we consider atom as an sphere, right? As a sphere हम किसी एटम को कंसिडर करते हैं, राइट? हमारे लिए एटम एक स्फेरिकल है। हम चाहेंगे कि हमें सिर्फ यहां पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ यहां नहीं पता लगे, बल्कि न्यूक्लियस के इस पूरे रीजन में पता लगे कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट? ना कि सिर्फ इस पॉइंट पे, बल्कि इस पूरे रीजन में, राइट? इसके चारों तरफ अगर मैं एक बोल बना दूं, बोल ऐसा नहीं, सिर्फ ये नहीं, सर्कल नहीं, स्फीयर बना दूं, तो इस स्फीयर में, राइट, इस पूरे स्फीयर में, पूरे स्फीयर का मतलब यहां से यहां तक नहीं, सिर्फ इतने स्फीयर में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं, इस पूरे रीजन में कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए मैं उस प्रोबेबिलिटी को 4πr² से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ग्राफ वैसा ही मिलेगा, ग्राफ वैसा ही मिलेगा जैसे 1s का ग्राफ, जैसा भी 1s का मिला था। कहां से ग्राफ स्टार्ट होते हैं? एस के यहां से, राइट? तो वैसा ही कुछ ग्राफ यहां मिलेगा। ये नहीं, ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, आई एम सॉरी, ऐसा ग्राफ नहीं आएगा। वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू बदल जाएगी, 4πr² r। आई एम सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, राइट? तो यहां से अगर ग्राफ हम यहां से स्टार्ट करेंगे, राइट, यहां से स्टार्ट करके, सॉरी, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये 1s का ग्राफ है, ओके? नोड नहीं है कहीं पे भी, नोड नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, ओके? सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2s की, इवन बच्चों ये जो है ना, ये जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, राइट, 1s की, हाइड्रोजन के केस में ये a नोट होता है। देखो बोहर ने a नोट कितना दिया था? बोहर रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम। उसने कहा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल का डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी दूरी पर घूमता है, हाइड्रोजन एटम के केस में। क्वांटम ने कहा इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां मैक्सिमम है। ये जो पॉइंट है ना, ये एक्सपेरिमेंटली, और क्वांटम ने जब अपना पूरा डेरिवेशन किया, पूरा मैथमेटिक्स लगाया, कोई लैब नहीं, जब कॉपी पेन पे हमने सोल्व किया क्वांटम की हेल्प से, तो 0.529 आया। बोहर भी 0.529 कह रहा था, बट वो कह रहा था इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां है। क्वांटम कह रहा था इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां नहीं है, बल्कि यहां उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। वो इससे थोड़ा दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, राइट? न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, ओके? खैर, हम बात करते हैं 2s की। तो 2s में 4πr², राइट, वो कुछ ऐसा आता है। ये नोड 10, ओके? ये 4πr² और ये r, ये एक नोड है, एक नोड होता है 2s में। तो ये मेरे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। रेडियल प्रोबेबिलिटी ये 2s का है, 2s का मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूं, सॉरी बच्चों। एक चीज है, देखिए, चीज है वो, ये ग्राफ थोड़ा सा उल्टा है, ये ग्राफ ऐसा होके ऐसा आता है, राइट? अब सही है, अब सही है। तो यानी जैसे हमने 2s की शेप बनाई थी, आई होप आप बोर नहीं होंगे। 2s की शेप ऐसी थी, फिर एक नोड आया था, फिर यहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी थी। तो ये ग्राफ ये कहता है यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हियर। 2s में यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगा इसके मुकाबले, यहां तो मिलेगा ही नहीं, ये तो नोड है भी इन दोनों के बीच में, तो बट यहां के मुकाबले यहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ओके? नोड के बाद जहां मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो पहले वाली मैक्सिमम से ज्यादा होगी। ये हमारे पास ग्राफ है 2s का। ये था बच्चों आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओके? ये यूनिट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करें, पीरियोडिक फंक्शन अगला चैप्टर स्टार्ट करें, या फिर हम देखेंगे अगर कुछ बचा है तो वो डिस्कस करेंगे, ओके? यहां पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा आज के लेक्चर में, बट ये कंफ्यूजन शिद्दत से अपना दिमाग इंप्लीमेंट करना, फिर भी ना आए तो अब दोबारा कहना, हम दोबारा इस पे बात